हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए खास करके लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो बीपीएससी हो, प्रधान शिक्षक हो, या फिर जो भी सिविल कोर्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं, क्लर्क की, स्टेनो की, रीडर की, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, तो ये 2022 के करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए बहुत एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है इसमें। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए लास्ट तक देखिएगा और अपने कंसेप्ट को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 15वां। जी हाँ, वो देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं और इससे पहले यानी कि 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसीलिए चुनाव जो हुआ वो 16वां हुआ है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और इससे पहले जो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर विराजित हुई थी वह थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमारा अगला सवाल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जुलाई 2022। जी हाँ, 25 जुलाई 2022 से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाला है और वो अब आगे इसमें हमारे देश की राष्ट्रपति के पद पर कार्य करती रहेंगी। अगला सवाल है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्री रामनाथ कोविंद। जी हाँ, आप सभी जानते ही होंगे कि रामनाथ कोविंद थे हमारे राष्ट्रपति पहले, और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं राष्ट्रपति के लिए उसमें द्रौपदी मुर्मू विजयी घोषित हुई। हमारा अगला सवाल है, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अधिक बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है और ये उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बार ध्वजारोहण लाल किले पर नहीं किया है। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी का स्थान आता है जिन्होंने 16 बार ध्वजारोहण किया है। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान आता है जिन्होंने 10 बार ध्वजारोहण किया है। हमारा अगला सवाल है, श्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक लाल किले पर कितनी बार ध्वजारोहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 बार, और लगता है कि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का तो रिकॉर्ड लगभग टूट ही जाएगा या उसके बराबर में पहुंच जाएंगे। अब आगे की फिर बात आगे भगवान जाने। हमारा अगला सवाल, भारत के किन प्रधानमंत्रियों को लाल किले पर एक बार भी ध्वजारोहण का मौका नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री को तो मौका मिल ही जाता है लाल किले पर ध्वजारोहण करने का, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ही तिरंगा लहराते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा, जिनके कार्यकाल में इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं हो पाया मौका जब वो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने ध्वजारोहण किया हो। हमारा अगला सवाल है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्री जगदीप धनखड़। जी हाँ, देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर श्री जगदीप धनखड़ निर्वाचित हुए हैं, और इससे पहले वो जो थे एम वेंकैया नायडू, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, और इसके उन्हीं के जगह पर ये आए हैं यहाँ पर नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर। हमारा अगला सवाल, श्री जगदीप धनखड़ से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर, अभी जैसे मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में बात की इसके बारे में, श्री वेंकैया नायडू थे जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, और जगदीप धनखड़ ने उनका स्थान ग्रहण किया है, पदभार ग्रहण किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 अगस्त 2022 से। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के बाद होता है हमारे यहाँ, या हुआ है कहिए। तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति के पदभार पर वो कार्यकाल जो संभाल रहे हैं वो 11 अगस्त 2022 से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निर्वाचन मंडल तय करता है या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इस चुनाव में भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं। हालांकि इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, मतलब इसके लिए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि कितने लोगों ने वोट दिया है, इसमें इसके आधार पर भी कैलकुलेशन होता है कि किस क्षेत्र का कितना प्रतिनिधित्व है, तो उसी आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। जी हाँ, जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं और एक प्रभावशाली नेता रहे हैं, और किसानी से वकालत करने के बाद राजनीति के मार्ग पर आते हुए आज वो उपराष्ट्रपति बने हैं।
और इससे पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर थे, जहाँ से उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने इनको जो है बीजेपी या फिर एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिस पर इनको विजय मिली थी। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापतित्व करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति ही कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 63वें अनुच्छेद में। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान का जो 63वां अनुच्छेद है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो इसके आधार पर ही यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भारत का संविधान जो है वो कई देशों के संविधान का निचोड़ है, एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें कई सारे ऐसे तत्व हैं जो विदेशों के संविधान से लिए गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था जो की गई है भारत के संविधान में, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके उपलक्ष्य में, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, और ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे लगातार। इसके बाद इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा श्री यशवंत सिन्हा। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थी, और विपक्ष के जो संयुक्त विपक्ष थे उनके संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर श्री यशवंत सिन्हा थे। हालांकि द्रौपदी मुर्मू इसमें विजयी हुई और वो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं अब। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा। जी हाँ, जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में अभी हमारे जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो उन्हीं के अपोनेंट के तौर पर श्रीमती मार्गरेट अल्वा विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुई थी, जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनके खिलाफ में या उनके विपक्ष में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाने का काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए 2022 में होने वाला चुनाव कौन सा चुनाव था? तो इसका राइट आंसर होगा 16वां। जी हाँ दोस्तों, ये चुनाव 16वां था, लेकिन राष्ट्रपति हमें 15वें मिले हैं, उपराष्ट्रपति हमें 14वें मिले हैं। रीज़न क्या है? 16वां चुनाव भले ही था, लेकिन आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। इस कारण से 1 नंबर यहाँ कम हो जाता है, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जो थे, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस कारण से 2 नंबर यहाँ कम हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं अभी जगदीप धनखड़ जी, ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन चुनाव हमारा यह 16वां था। अगला सवाल है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू यह झारखंड के आदिवासी समुदाय से आती हैं, और यह एक तरह से देखा जाए तो विश्व इतिहास में, या फिर कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो उसमें एक आदिवासी कैटेगरी से आने वाली महिला और भारत के राष्ट्रपति पद तक यह गई हैं। तो ये भारत के लिए कह सकते हैं कि एक सुनहरा अध्याय है, और इससे पहले वह झारखंड के राज्यपाल के तौर पर वह कार्यरत थी, या फिर पद को सुशोभित कर रही थी, जहां से एनडीए ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया और यह भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर रही हैं। हमारा अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो कि ओडिशा के मयूरभंज जिले से रहने वाली हैं, और वहाँ पर एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करती थी। हालांकि इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है, इनका जीवन भी दुखों से भरा रहा है, और इस प्रकार से भारत के सर्वोच्च पद तक पहुँचना ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। भारत का प्रथम नागरिक बन जाना ये अपने आप में निश्चित रूप से गर्व और प्रतिष्ठा का विषय है।
अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है और इसका जिक्र अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियों और अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, राष्ट्रपति के अधिकार क्या होंगे, इनके बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 55। यहाँ दोस्तों ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शंस मैंने एक टॉपिक वाइज किया है ताकि आपका कंसेप्ट भी बने, साथ साथ आप उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी जान सकें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स और जीके पर आपकी पकड़ भी बने। इसीलिए सारे मैंने कलेक्शंस जो किए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से सोच करके किए हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका वर्णन जो मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति होने की योग्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 58 नंबर जो हमारा अनुच्छेद है, इसमें यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। जी हां, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है पद से, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो या उन्हें हटाया गया हो। हमारा अगला सवाल है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मानिक साहा, जो कि 15 मई 2022 से उन्होंने कार्यभार संभाला है और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर यह वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। भाजपा ने इनको अपने नेतृत्व में परिवर्तन किया और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मानिक साहा को वहाँ पदभार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मानिक साहा से पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिप्लब कुमार देव। जी हाँ, तो डॉक्टर मानिक साहा से पहले बिप्लब देव थे वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, जो कि 9 मार्च 2018 से ही उस पद पर कार्य कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे। लेकिन भाजपा ने फिर अपने सरकार में अपने नेतृत्व परिवर्तन किया और बिप्लब देव की जगह पर उन्होंने डॉक्टर मानिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में बताने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की गई है, जहाँ आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ भारतीय जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, उनसे जुड़े हुए ज्ञान को, उनसे जुड़ी हुई बातों को उस संग्रहालय में रखा गया है ताकि आम लोग उसको देख सकें और किस सरकार की या फिर किस प्रधानमंत्री की कौन कौन सी खासियत है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम अधिक से अधिक जान सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और एक बहुत ही अच्छी पहल है ताकि देश के लोगों को देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानने का मौका इसके द्वारा हमें मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 2022 को। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल 2022 यानी कि इसी साल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जहाँ प्रधानमंत्रियों के बारे में जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसीसी का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही अभी चर्चित विषय है ये सब, इसलिए ये सब फुल फॉर्म्स आपको बहुत ज़रूरी हैं याद रखना करंट अफेयर्स के तौर पर। तो यूसीसी बहुत ही चर्चित मुद्दा बना हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, समान नागरिक संहिता। अभी देश में जैसे ये इस पर जो 1985 में शाहबानो का केस था, शाहबानो के केस के साथ मतलब इस पर समान नागरिक संहिता की मांग और ज़्यादा बढ़ गई है देश में। इसके लिए न्यायालय ने भी अपना मतलब टिप्पणी अपनी दी है। तो ये देश का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसीलिए ये सब अभी जो है आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स के तौर पर आ सकते हैं इंपॉर्टेंट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA का पूरा नाम क्या है? जिसका राइट आंसर होगा C फॉर सिटीजनशिप, A फॉर अमेंडमेंट एंड A फॉर एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ,
यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम भाजपा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कई जगहों पर विरोध भी चल रहा है। ये सब तो राजनीति की बातें हैं, वो सब तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन हमें इसके फुल फॉर्म पर ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एन फॉर नेशनल, पी फॉर पॉपुलेशन एंड आर फॉर रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एनआरसी। एनआरसी भी बहुत चर्चित मुद्दा है अभी, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अभी करंट अफेयर्स के तौर पे। एनआरसी का पूरा नाम क्या है? तो एन फॉर नेशनल, आर फॉर रजिस्टर एंड सी फॉर सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये है एनआरसी का फुल फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और जो उच्च न्यायालय था, अभी जब वहाँ पर धारा 377 हटी है तो वहाँ पर जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख का जो बना संयुक्त उच्च न्यायालय बना, तो उसका नाम भी उसी तरह से रखा गया हुआ था कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। तो ये इतना बड़ा नाम था कि इसीलिए इसमें मतलब थोड़ा सा बोलने में, लिखने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी, तो इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है और इसका नाम सिंपल कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25। जी हाँ, भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो इस तरह से भारत में अभी तक वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। जी हाँ, कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जो कि इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को ही हुई थी। अंग्रेजों के समय में ही उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था और इसीलिए सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय हमारे यहाँ कलकत्ता में ही है, जो कि 1862 में 2 जुलाई को स्थापित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। जी हाँ, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई है। अब ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पहले तो था ही, लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो है विभाजन हो गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो जो हैदराबाद उच्च न्यायालय था पहले से, वह तेलंगाना के अधीन चला गया है, इसीलिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय नाम से एक नया उच्च न्यायालय 2019 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 26 से 27 जून 2022 को जर्मनी की यात्रा की, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए। जी हाँ, हाल में जो 26-27 जून 2022 को जर्मनी की यात्रा उनकी हुई है, हालांकि इससे पहले भी वो 2 से 3 मई को उनकी यात्रा जर्मनी की थी, लेकिन वह भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श के लिए की गई यात्रा थी। 26-27 जून जो 2022 को उनकी जर्मनी की यात्रा हुई है, इसका मूल उद्देश्य था G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए उनको निमंत्रित किया गया था, जिसके लिए वह जर्मनी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में जर्मनी में G7 का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? तो जो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की बात हम कर रहे थे कि वो जो गए थे वहां पर अपना संबोधन देने के लिए, तो यह G7 का 48वां शिखर सम्मेलन था, 48th शिखर सम्मेलन यह था जून 2022 में जो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कब की? तो इसका राइट आंसर होगा 28 जून 2022। जी हाँ दोस्तों, 28 जून 2022 को जब ये जर्मनी से लौट रहे थे, 26 से 27 जून तक इनका कार्यक्रम जर्मनी में था। 28 जून को जर्मनी से वापस लौटते हुए थोड़ी देर के लिए जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं वह यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी में रुके, हवाई अड्डे पर। वहाँ पर जब रुके तो वहाँ पर उनका स्वागत भी हुआ अच्छे ढंग से, और साथ ही साथ वहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। और इसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति जो वहाँ के उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उसी पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वो गए हुए थे वहाँ पर जर्मनी से लौटते क्रम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में यूएई के जिस राष्ट्रपति का निधन हो गया उनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बात की कि जो जर्मनी से लौटते वक्त वो गए थे
यहाँ पर 28 जून को यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, तो वहाँ पर उनके जाने का जो मूल मकसद था यही था कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो वहाँ बने थे उनको बधाई दिया जाए, और जो पूर्व राष्ट्रपति जिनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए वहाँ पर वो गए थे। तो उस समय जो मई 2022 में यूएई के जिस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहयान। हालांकि इनके निधन पर, इनका नई निधन हो गया था 13 मई 2022 को, और इनके निधन पर भारत में भी 14 मई को एक दिन का राष्ट्रपति शोक घोषित किया गया हुआ था। हमारा अगला सवाल, यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान। जी हाँ दोस्तों, जब वहाँ के जो राष्ट्रपति जिनकी डेथ हो गई तो उनके जगह पर अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान। हमारा अगला सवाल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समग्र सामरिक भागीदारी समझौते कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर कब हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 18 फरवरी 2022। जी हाँ, भारत और यूएई के बीच में समग्र सामरिक भागीदारी समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ 18 फरवरी 2022 को, और इसके तहत यह जो है अब हम लोगों के बीच, मतलब हमारे देश और यूएई के बीच में समग्र सामरिक भागीदारी जो है वो आराम, मतलब इसके बीच हो सकती है आराम से, उसमें हम विशेष देख रेख कर सकते हैं। भारत के जो कई सारे लोग ऐसे लगभग 35 लाख भारतीय यूएई में रह रहे हैं, तो उनकी विशेष देख रेख के लिए ये सब तरह के समझौते बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समग्र सामरिक भागीदारी समझौता कब से लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मई 2022। जी हाँ, इस पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 से हुए, और आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो समझौते हैं वो किए जाते हैं। यह हमारे देश के साथ और यूएई के साथ में प्रभावी हुआ है 1 मई 2022 से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति कोविंद की जमैका की यात्रा भारत के किसी राष्ट्रपति की कौन सी यात्रा थी? तो इसका राइट आंसर होगा पहली यात्रा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद जो कि जमैका की यात्रा किए हैं, भारत से पहले किसी भी राष्ट्रपति ने वहाँ की यात्रा नहीं की थी, और इस तरह से यह अपने आप में फिर एक रिकॉर्ड हो गया कि जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हैं श्री, उनकी यह जमैका की यात्रा जो है यह भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की जमैका यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रयू माइकल होलनेस। जी हाँ, इस समय राष्ट्रपति ने वहां की यात्रा की, तो जमैका यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री एंड्रयू माइकल होलनेस हमारे जमैका के प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके जीएस और करंट अफेयर से लिए गए थे, जो कि आपके लिए आने वाले किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल एकदम जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वैसे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।